तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है और उन्हें मिलाकर 72 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया। तो शपथ के बाद मोदी मंत्रिमंडल की आज पहली बैठक भी होने जा रही है। ये बैठक शाम 5 बजे दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग पर हो सकती है, जिसमें सभी मंत्री हिस्सा लेंगे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी सरकार की नई कैबिनेट में शामिल मंत्रियों को डिनर पर बुलाया है। तो ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर कि शपथ ग्रहण के बाद आज पहली बार मोदी 3.0 सरकार में जो नए मंत्री बने हैं उनकी बैठक होने वाली है और लोक कल्याण मार्ग पर ये बैठक हो सकती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री समेत कुल 72 मंत्रियों ने शपथ लिया था और ऐसे में आज सबकी बैठक बुलाई गई है। तो नतीजे आने के छठे दिन रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 72 मंत्रियों ने शपथ ली। पीएम के अलावा 60 मंत्री बीजेपी और 11 अन्य दलों के मंत्री बने और शपथ से पहले एनसीपी कैबिनेट मंत्री की मांग को लेकर सरकार में शामिल नहीं हुई। मोदी 3.0 पर गठबंधन का असर है। लगातार तीसरी बार पीएम बनने वाले मोदी ने अपना सबसे बड़ा मंत्री परिषद बनाया है। कुल 71 मंत्री हैं। 2014 में 45 और 2019 में 57 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इस बार 30 कैबिनेट मंत्री हैं। 2019 में 24 और 2014 में 23 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली थी। यानी कैबिनेट मंत्रियों की संख्या में 25% का इजाफा हुआ है और 5 कैबिनेट कुर्सी गठबंधन को दी गई है। इनमें तेलुगु देशम के राम मोहन नायडू, जेडीयू के ललन सिंह, ये सभी शामिल हैं। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के क्लीन स्वीप ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मध्य प्रदेश का वजन इस बार बढ़ा दिया है और अभी तक मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 से 4 सांसद ही केंद्र में मंत्री बनते थे, पर इस बार 5 को जगह मिली है। पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग का भी ध्यान रखा है। दलित चेहरे के तौर पर वीरेंद्र कुमार खटीक को तीसरी बार मंत्री बनाया गया है, जबकि आदिवासी चेहरों में फग्गन सिंह कुलस्ते की जगह दूसरी बार के 2 सांसद दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर को पहली बार मंत्रिमंडल में जगह मिली है। सावित्री धार से जबकि उइके बैतूल से सांसद है। खटीक के जरिए बुंदेलखंड को साधने की कोशिश है। शिवराज और ज्योतिरादित्य दोनों ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सांसद तोखन साहू ने रविवार देर शाम केंद्र में मंत्री पद की शपथ ली। उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाया गया है। केंद्र में राज्य मंत्री बनने वाले तोखन साहू 7वें सांसद हैं। तो आपको ये जानकारी दे दे और ये बता दें कि जिस तरह से क्लीन स्वीप मध्य प्रदेश में बीजेपी ने किया, इसके बाद एक कहले मध्य प्रदेश बीजेपी को कहीं ना कहीं एक अच्छा स्थान मिलता हुआ, क्योंकि 5 सांसद मंत्री बनाए गए हैं और समीकरण भी साधने की कोशिश की, किस तरह जातिगत समीकरण को साधा जाए। तो वहीं छत्तीसगढ़ से तोखन साहू को सांसद बनाया गया है। तो पीएम मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, जिसके बाद नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनाते हैं। मोदी सरकार इतिहास लिखा गया यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है और हमने सबने देखा ये अद्वितीय नज़ारा। पूरा देश गदगद है, आनंद में डूबा हुआ है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बधाई, उनके पूरे मंत्रिमंडल को बधाई और हमारा सबका गर्व से सीना 56 इंच का हो रहा है जब हम ये पूरा सैलाब देख रहे हैं जो खुशी से सराबोर है, आनंद में डूबा हुआ है। भारत आर्थिक रूप से एक नक्षत्र के तरफ तेजी से बढ़ रहा है और उसी के साथ साथ एक एक क्षेत्र, एक एक राज्य और एक एक व्यक्ति के विकास, यही प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी ने मौका मुझे दिया है सेवा करने के लिए। मैं 2047 तक विकसित भारत के रूप में इस देश को खड़ा करना है और आने वाले 5 वर्षों में आर्थिक रूप से तीसरी सबसे बड़ा ताकत बनाना है। तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी अब केंद्र में अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं, लेकिन कैसे हुई इस बार सफर की शुरुआत, इस रिपोर्ट में देखिए। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं
ये मामा की लोकप्रियता ही कहेंगे, जो उनकी जीत का शोर सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली तक सुनाई दे रहा है। जिसे देखो वो पूर्व सीएम से बस यही पूछ रहा है कि दिल्ली कब जा रहे हैं। सवाल भी लाजमी है क्योंकि खुद पीएम को मामा की जरूरत जो है। अब फिर मैं एक बार उनको ले जाना चाहता हूं। विदिशा में बम्पर जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली जाना तय हो गया है। शिवराज सिंह चौहान न सिर्फ खुद 8 लाख से ज्यादा वोटों से जीते बल्कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर जीत में बड़ी भूमिका निभाई। दिल्ली के चुनाव प्रचार में भी उनका स्ट्राइक रेट अच्छा रहा। प्रचंड जीत के बाद इनाम के तौर पर शिवराज सिंह चौहान को केंद्र सरकार में बड़ी भूमिका मिलनी ही थी। उनके नरेंद्र मोदी सरकार की कोर कमेटी में रहने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। 2024 में विदिशा से जीत हासिल की। कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा को 8 लाख वोटों से हराया। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जीत हासिल की। 5 बार सांसद, 5 बार विधायक रहे। एमपी के 4 बार सीएम रहे। 1990 में पहली बार बुधनी से चुनाव लड़ा था। 1988 में बने बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। 18 साल तक लगातार सीएम रहने वाले शिवराज सिंह चौहान के केंद्र में जाने के कयास मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से लगाए जा रहे थे। डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका दिल्ली जाना तय हो गया था। लोकसभा चुनाव में शिवराज न सिर्फ प्रत्याशी बने बल्कि पूरे राज्य में मिशन 29 के लिए अपनी ताकत झोंक दी। उनकी मामा वाली छवि और योजनाओं का असर लोकसभा चुनाव परिणाम में भी दिखा। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार बड़ी जीत दर्ज की और पहली बार सभी 29 सीटों पर कब्जा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो शिवराज सिंह को मिलाकर मध्य प्रदेश से 5 नाम मोदी कैबिनेट में हैं। इसमें से एक ग्वालियर के महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। मोदी 2.0 में भी सिंधिया शामिल थे। एक बार फिर सिंधिया केंद्र में मंत्री बने हैं। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया मध्य प्रदेश के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया की नामांकन रैली ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी इस रैली ने विपक्षी नेता के पसीने छुटाने का काम किया था। असल में हुआ भी कुछ ऐसा ही। गुना लोकसभा सीट से चुनाव में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह को करीब 5,12,158 वोटों से हराया। इस जीत का श्रेय सिर्फ सिंधिया को ही नहीं बल्कि उनके परिवार को भी जाता है, क्योंकि उनके पूरे कुनबे ने मिलकर उन्हें जीत दिलाने के लिए पसीना बहाया था। पत्नी, बेटा और छोटा भाई चुनावी प्रचार में डटे रहे थे। नतीजा ये हुआ कि 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया 5वीं बार जीत हासिल कर लोकसभा पहुंचे। हालांकि सिंधिया के लिए साल जितना खुशियों भरा रहा उतना मुश्किल भी, क्योंकि उनकी इस प्रचंड जीत को उनकी मां न देख सकी। ठीक ऐसे ही उनके पिता भी पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसद पहुंचने का सफर नहीं देख सके थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां और पिता दोनों ही अब उनके साथ नहीं हैं, लेकिन आशीर्वाद ही समझें जो आज उन्हें फिर से प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में जगह मिल रही है। न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि बुआ उमा भारती भी सिंधिया की तारीफ करते नहीं थकती हैं। तो वो अकेले मोदी जी से नहीं होगा, उनको सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी। राम राज्य को लाने के लिए भगवान राम को सहयोगियों की जरूरत पड़ी थी, हनुमान की जरूरत पड़ी थी, लक्ष्मण की जरूरत पड़ी थी, गुरु वशिष्ठ की जरूरत पड़ी थी। सबने मिलकर के राम राज्य की स्थिति का निर्माण किया था। इसलिए मोदी जी को भी ज्योतिरादित्य की जरूरत बार बार पड़ेगी। कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2020 में बीजेपी का दामन थामा था। उनके राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो सिंधिया का सफर 2001 में पिता माधवराव का निधन हुआ। 3 महीने बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में शामिल हुए। गुना में पिता की सीट पर भारी बहुमत से जीते। 2004, 2009 और 2014 में सांसद चुने गए। 2019 के चुनाव में पूर्व निजी सचिव केपी यादव से हारे। 10 मार्च 2020 में बीजेपी में शामिल हुए।
ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी सरकार 2.0 का हिस्सा भी रहे हैं। 2020 में बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सदस्य बने थे, जिसके बाद उन्हें उड्डयन मंत्री बनाया गया। अब देखना होगा कि इस बार उन्हें कौन सा मंत्रालय मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और हम बात कर रहे हैं कि एनडीए में इस बार जो सरकार बनी, मोदी 3.0 की सरकार, किसे किसे जगह मिली है कैबिनेट में। तो बैतूल हरदा लोकसभा से सांसद दुर्गादास उइके को भी मंत्री बनाया गया है, जिसको लेकर उनके घर पर लोगों का तांता लगा है। पार्टी कार्यकर्ता और परिवार के लोगों में खुशी का माहौल है। बैतूल की जनता को इस बार केंद्रीय मंत्री की सौगात डीडी वीके के रूप में मिलने जा रही है और इस वक्त हम डीडी वीके जी के घर पर हैं। उनसे जानेंगे कि दुर्गादास उइके जी अब केंद्रीय मंत्री बनने जा रही है। कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है, हर्ष का विषय है पूरे जिले के लिए। कैसा लग रहा है? परिवार में किस तरह का माहौल है? खुशी का माहौल है, खुशी का माहौल है परिवार में, सभी खुशी है। सब एकत्रित हो गए हैं घर में, सब एक दूसरे को मिठाई खिला के और सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। अच्छा, जब डीडी वीके जी दिल्ली के लिए रवाना हुए थे उस वक्त क्या बात हुई थी, क्या बोलकर निकले थे यहाँ से? हाँ, चर्चाएं तो हुई थी ऐसे कि संभावित है, ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ जिले के लिए अच्छा होगा इस बार। कुछ आपने कितनी मेहनत की इस बार चुनाव में? थोड़ी बहुत मैंने भी की है, उनके जितना भी सहयोग कर सकती थी मैंने किया। लोगों के बीच जाके प्रचार प्रसार में और ग्रामीण अंचलों में मैंने बहुत प्रचार किया और लोगों की समस्याएं सुनी और उनको हल करने का भी आश्वासन दिया। डीडी वीके जी के और भी कुछ रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे कैसा लग रहा है आपको? मैं उनकी छोटी बहन हूँ और मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। हमारे परिवार में, हमारे समाज में और हमारे बैतूल ज़िले में पहली बार ये दर्जा मिलना है हमको और इसके लिए काफ़ी मेहनत की है हमारे भैया शुरू से ही, यानी कि एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं हर समाज में भी और परिवार में भी और ज़िले के लिए भी, देश के लिए भी बहुत जिम्मेदारी से कोई भी काम करते हैं तो पूरी निष्ठा से करते हैं। जैसा कि भाई साहब ने मेहनत की थी और जिस हिसाब से उनकी लोकप्रियता है उससे लग रहा था, और जिस प्रकार स्वतंत्रता के बाद पहली बार इतने मतों से जीतने का जो रिकॉर्ड उन्होंने दर्ज किया है, उससे ऐसा लग रहा था कि इस बार मंत्री पद बैतूल को जरूर मिलेगा और बैतूल को एक सेवा का अवसर मिलेगा। और भी रिश्तेदार हैं, क्या नाम है आपका? गोपाल सरिया। क्या है आपके? मैं इस घर का दामाद हूँ। डीडी भैया की छोटी बहन मेरे को दी है और भैया के साथ में मैं बचपन से रहा हूँ। उनकी स्टूडेंट लाइफ भी हमारी साथ में ही गुजरी है, घर भी सामने ही है, तो रिश्तेदारी में बदल गई दोस्ती। हाँ, अब तो मंत्री बनकर आ रहे हैं। हाँ, अब क्या कहें, इतनी खुशी मिली है कि तन मन में न समा है। और तो इस वक्त हम सांसद दुर्गादास उइके जी के घर पर थे, तो साफ तौर से यहाँ पर जितनी खुशी उनके मंत्री बनने पर है, शायद उतनी ही खुशी बैतूल जिले की जनता में भी है। विस्तार न्यूज से शंकर राय की रिपोर्ट। तो मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में बैतूल लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व देखने को मिला। पीवी नरसिम्हा राव कैबिनेट के बाद ये दूसरा मौका है जब इस क्षेत्र का सांसद कैबिनेट में मंत्री बना है। ये रिपोर्ट देखिए। दुर्गादास उइके ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। डीडी उइके के नाम से पहचाने जाने वाले दुर्गादास उइके ने बैतूल से बम्पर वोटों से जीत दर्ज की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद दुर्गादास उइके ने लगातार दूसरी बार चुनाव जीता। डीडी उइके ने अपनी जीत का श्रेय पीएम मोदी और संगठन को दिया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में 2047 तक ये राष्ट्र दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से लेकर विविध क्षेत्रों में विश्व का नेतृत्व भारत करने वाला है। सुख, शांति और सद्भाव की जन्मदात्री है भारत भूमि, और सौभाग्य है भारत का और भारत के सभी भाई और बहनों की वर्तमान में इस परिदृश्य में जब वैश्विक स्थितियाँ ठीक नहीं चल रही, तब भारत का नेतृत्व एक समर्थ, बलशाली और यशस्वी नेता भारत का नेतृत्व कर रहे हैं।
निश्चित रूप से आने वाला कल भारतवर्ष का और भारत में रहने वाले भाई बहनों का उज्जवल रहने वाला है। कौन है दुर्गादास उइके? बैतूल जिले के मीरापुर में जन्मे दुर्गादास उइके क्षेत्र में डीडी उइके के नाम से मिली पहचान। पहली बार 2019 में जीता लोकसभा चुनाव। राजनीति में आने से पहले शिक्षक थे डीडी उइके। जनजातीय कार्य मंत्रालय में बने सदस्य। संघ के करीबी माने जाते हैं दुर्गादास उइके। राजनीति में आने से पहले डीडी उइके एक शिक्षक थे। दुर्गादास उइके ने 2024 में बैतूल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम को 3,79,761 वोटों से हराया है। बैतूल में बम्पर जीत के बाद से ही उनके परिवार में खुशी की लहर है। आज़ादी के बाद स्थानीय आदिवासी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। भाजपा इस बात के लिए हम भाजपा और भाजपा संसदीय दल का आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि पहली बार किसी बैतूल के स्थानीय आदिवासी को मौका दिया। बैतूल लोकसभा में आजादी के बाद से ही ये दूसरी बार होगा जब किसी सांसद को केंद्र में पद दिया जा रहा हो। इसके पहले असलम शेर खान को पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री बनाया गया था। दुर्गादास उइके एससी वर्ग से आते हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि दुर्गादास उइके का केंद्र में मंत्री बनना जातिगत समीकरणों को साधने की भी एक कोशिश हो सकती है। अपनी जीत को लेकर दुर्गादास उइके का कहना है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व और जनहित के संकल्प के साथ की गई सेवा, सुशासन और जन कल्याण योजनाओं का ही नतीजा है। तो बैतूल से दुर्गादास उइके के साथ ही धार से सांसद सावित्री ठाकुर को मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में जगह मिली। कैसे शुरू हुआ सावित्री ठाकुर का राजनीतिक करियर, इस रिपोर्ट में देखिए। 2003 से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाली सावित्री ठाकुर 2024 लोकसभा चुनाव में दूसरी बार सांसद चुनी गई हैं। एक छोटे से गांव से दिल्ली तक का सफर तय करने वाली सावित्री के पति एक किसान हैं। 2024 में बीजेपी ने मौजूदा सांसद छतर सिंह दरबार का टिकट काटकर सावित्री ठाकुर को चुनाव मैदान में उतारा था। इससे पहले 2014 में भी सावित्री ठाकुर धार लोकसभा सीट से चुनाव जीती, लेकिन 2019 में उनका टिकट काट दिया गया था। इस बार पार्टी ने उन पर फिर से भरोसा किया है और वो पार्टी की उम्मीदों पर खरी भी उतरी। करीब 2 लाख से ज्यादा वोटों से उन्होंने चुनाव जीता। साल 2003 से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। 2004 से 2009 तक जिला पंचायत अध्यक्ष रहीं। संसदीय समिति की भी वो सदस्य रह चुकी हैं। 2014 में पहली बार वो सांसद चुनी गई। 2019 में पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था। 2024 में पार्टी ने उन पर दोबारा भरोसा जताया और सावित्री ठाकुर ने जीत हासिल की। सावित्री से पहले उनके परिवार से राजनीति में कोई नहीं था। लोकसभा चुनाव में दिए हलफनामे के अनुसार सावित्री ठाकुर 10वीं पास हैं। सहज और सरल स्वभाव वाली सावित्री ठाकुर का कहना है कि क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। कैसा लग रहा है मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने के बाद? नहीं, वो अब पता चलेगा हमको। अभी हमको ऐसा कोई ये नहीं है ना। अब आगे सब देश के लिए काम करने, मोदी जी की टीम में सब अच्छा काम करेंगे, बस यही। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखो, तीसरी बार सिर्फ राष्ट्र और देश के विकास के लिए उन्होंने ये कहा कि जी दौड़ सबको मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। आपने कहा था मध्य प्रदेश से आती हैं आप, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। महिलाओं का भी अच्छा खासा प्रतिनिधित्व बनता है उसमें। आपने कहा था कि वो महिलाओं का ध्यान देते हैं और उन्हें ध्यान दिया। देखो, वो तो दिया है महिलाओं पे, महिलाओं को ज़्यादा टिकट भी दिए और आज महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने 50% का आरक्षण दिया। सावित्री ठाकुर की गिनती उन नेताओं में होती है जिन्होंने अपने दम पर अपनी सियासी पहचान बनाई हो। राजनीति में आने से पहले वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करती थी, जिसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपनी पहचान बनाई और आज पूरा धार उन्हें जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।